आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में मैं डॉक्टर विपिन वर्मा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोविंदपुरा भोपाल, आज आपसे चर्चा करूंगा कक्षा 12वीं के कला संकाय अंतर्गत राजनीति विज्ञान के नियोजित विकास की राजनीति विषयक शीर्षक पर। नियोजित विकास की राजनीति, आज ये जो टॉपिक है कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र विषय के अंतर्गत। इसके अंतर्गत इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार था और उसका दोहन होना बाकी था। उड़ीसा की राज्य सरकार ने लौह अयस्क की इस अप्रत्याशित मांग को भुनाना चाहा और इसके अंतर्गत कुछ राजनीतिक फैसले लिए जो विकास से संबंधित थे। अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सरकार सोच रही थी कि इससे राज्य में जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएंगे। लौह अयस्क के ज़्यादातर भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित इलाकों में हैं, खासकर इस राज्य के आदिवासी बहुल जिलों में थे। आदिवासियों को डर था कि अगर यहाँ उद्योग लग गए तो उन्हें अपने घर से विस्थापित होना पड़ेगा और आजीविका भी छिन जाएगी। पर्यावरणविद को इस बात का भय था कि खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित होगा। केंद्र सरकार को लगता था कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी और देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुंचेगी। इस उदाहरण में कई तरह के हित सक्रिय थे। आज हम उन्हीं हितों की बात करेंगे और हम जानेंगे कि कौन कौन से अहम बिंदु थे, कौन ऐसे बिंदु थे जिन पर सभी पक्ष राजी हो सकते थे और इस मामले को कैसे सुलझाया जा सकता था और इससे संबंध सभी हितों को संतुष्ट किया जा सकता था। तो बात उठ खड़ी होती है कि उड़ीसा में किस तरह के विकास की ज़रूरत है या किसकी ज़रूरतों को उड़ीसा की ज़रूरत कहा जाए। राजनीतिक फैसले और विकास, इस्पात की विश्वव्यापी मांग से निवेश के लिहाज से अभी हमने आपको बताया कि उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरी थी और उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार था और इसका दोहन होना बाकी था। राज्य सरकार ने इसके लिए इस अप्रत्याशित मांग को भुनाना चाहा था और उसने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर किए थे। सरकार का सोचना था कि इससे राज्य में जरूरी पूंजी निवेश हो जाएगा और रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएंगे। लौह अयस्क के ज़्यादातर भंडार उड़ीसा के अविकसित इलाकों में थे और ऐसे इलाकों में थे जो कि राज्य के आदिवासी बहुल जिले थे। वहाँ पे रहने वाले आदिवासियों को डर था कि अगर यहाँ उद्योग लगे तो उन्हें अपने घर से विस्थापित होना पड़ेगा और आजीविका भी छिन जाएगी। पर्यावरणविद को इस बात का भय था कि खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित होगा। केंद्र सरकार को लगता था कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे बुरी मिसाल कायम होगी और देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुंचेगी। इन ऊपर के उदाहरण में संघर्ष के अहम बिंदु कौन कौन से हैं, ऐसे कौन से बिंदु हैं पर जिस पर सभी राजी हों और इस मामले को सुलझा सके, इन सब के बारे में आज चर्चा करते हैं। उड़ीसा के लौह अयस्क संसाधन।
जब इस्पात की मांग बढ़ी तो निवेश के आधार पर उड़ीसा महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभरा। उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार था। उड़ीसा सरकार ने लौह इस्पात की मांग को पूरा करना चाहा। अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए। सरकार का सोचना था कि पूंजी निवेश और रोजगार के सृजन होंगे। आदिवासियों को डर था कि उद्योग आने से विस्थापित होगी, उनकी आजीविका छिन जाएगी, और पर्यावरण का कहना था कि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा। अब उद्योगों को लेकर कुछ राजनीतिक टकराव भी थे। इन सवालों के जवाब कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता था। इस तरह के फैसलों में एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तौला जाता था। साथ ही मौजूदा पीढ़ी के हितों और आने वाली पीढ़ी के हितों को भी लाभ हानि की तुलना पर मापना पड़ता था। किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए या कम से कम फैसलों पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की मोहर जरूर होनी चाहिए। खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की भी राय जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते हैं और जनप्रतिनिधियों को ही ऐसे फैसले लेने चाहिए। भुवनेश्वर के जगत सिंह जिले में प्रस्तावित पॉस्को इंडिया इस्पात संयंत्र से विस्थापन का शिकार हुए लोगों ने इस कोरियाई कंपनी के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। विस्थापितों की मांग थी कि सरकार इस कंपनी से सहमति पत्र जिस पर हस्ताक्षर हुए उसे रद्द कर दे। धिकिया, नुआ गांव और गढ़कुंजगा ग्राम पंचायत के 100 से भी ज़्यादा स्त्री पुरुषों ने कंपनी के दफ्तर में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और कहा कि हमारी जीविका और जीवन की कीमत पर कंपनी को इस्पात संयंत्र लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसका विरोध उस समय के राष्ट्रीय युवा संगठन और नवनिर्माण समिति ने किया था। अब हम बात करना चाहते हैं कि विकास का क्या अर्थ है या क्या अर्थ हो। ये एक प्रश्न के रूप में भी परीक्षा में पूछा जा सकता कि विकास का क्या अर्थ है। विकास का अर्थ है आर्थिक सुधार और सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, विकास के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए इस्पात संयंत्र स्थापित करने वालों के लिए इस्पात लगाने पर लाभ था, लेकिन दूसरी तरफ ग्रामीण आदिवासियों को इस्पात संयंत्र से नुकसान था। आज़ादी के बाद विकास को लेकर बहुत बहस और चर्चा हुई। उस समय विकास का अर्थ था ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना, पश्चिमी देशों की तरह हुआ, औद्योगिक देशों की तरह होना। अब स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष विकास के 2 मॉडल थे। कौन कौन से मॉडल थे? 2 मॉडल। पहला था पूंजीवादी मॉडल और दूसरा था समाजवादी मॉडल। भारत ने इन मॉडलों पर पूरी तरह से आश्रित न होकर दोनों मॉडलों से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को लिया और एक नई व्यवस्था को अपनाया जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया। अब यहाँ भी
विचारधाराएं थीं, दो विचारधाराएं थीं। पहली थी वामपंथी विचारधारा, दो विचारधारा थी, वामपंथी और दक्षिणपंथी। तो हम जाने वामपंथी विचारधारा। इसमें गरीब और पिछड़े लोगों की तरफदारी की जाती थी। यह कहा जाता था कि सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिसमें गरीब लोगों को फायदा हो। गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर विकास की नीति अपनानी चाहिए। ये ध्यान रहे कि एक प्रश्न आ सकता है कि वामपंथी विचारधारा से आप क्या समझते हैं, तो आपको इसमें लिखना है ये, और अंतर भी आएगा, अभी हम आगे चल के बताएंगे कि इसमें गरीब और पिछड़े लोगों की तरफदारी की जाती थी। यह कहा जाता था कि सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जो गरीब लोगों के लिए हो या जिससे गरीब लोगों को फ़ायदा हो। और तीसरा था कि गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर विकास की नीति अपनानी चाहिए। अब आता है दक्षिणपंथी विचारधारा। दक्षिणपंथी विचारधारा क्या है? खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था, यानी प्रतिस्पर्धा जो खुली हो, उस पर किसी का प्रतिबंध ना हो और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था बनाई जाए। दूसरा था सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप ना कर पाए। इसमें पूंजीवाद को बेहतर माना गया था, या दक्षिणपंथी विचारधारा के जो लोग थे वो पूंजीवाद को बेहतर मानते थे। और इसमें कहा जाता है कि सरकार को व्यापार के नियम आसान बनाने चाहिए। तो ठीक है, आपने जाना दो विचारधाराओं को। पहला था वामपंथी दल, जो चाहते थे कि ये गरीबों का नुकसान ना हो, गरीबों के संबंधित सुधार के लिए कार्य की जाए, उनकी विकास की योजनाएं बनाई जाए। और दक्षिणपंथी विचारधारा के थे, उनका था कि खुली प्रतिस्पर्धा हो और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था हो, सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप ना कर पाए। इसमें ये पूंजीवाद को प्राथमिकता देते थे या बेहतर मानते थे, और इनका कहना था कि सरकार को व्यापार के नियम आसान बनाने चाहिए। तो ये तो हो गया कि वामपंथी या दक्षिणपंथी विचारधाराएं। अब हम चलते हैं कि आगे हमारा देश स्वतंत्र हुआ था कि हम कौन से ऐसे कार्य करें, कौन सी विकास की धारणाएं बनाएं, क्या ऐसी कोई समिति बनाए जो देश का विकास का मॉडल बनाए। आज़ादी के बाद के दशक में इस सवाल पर खूब बहसें हुई और लोग ने विकास की कई बातें हुई। कुछ लोगों ने पश्चिमी का हवाला दिया, तो कुछ ने पश्चिमी और इसको विकास का पैमाना पश्चिमी माना, तो कुछ लोग ज़्यादा आधुनिक होना और आधुनिक होने का अर्थ लगाना कि पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह। तो सभी लोग अपनी तरह से बात कर रहे थे। कुछ लोग सामाजिक संरचना और पूंजीवाद या उदारवाद की बात कर रहे थे। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने दो मॉडल थे, जो अभी हमने चर्चा की। पूंजीवादी मॉडल जो यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में था, और दूसरा था समाजवादी मॉडल जिसे सोवियत संघ ने अपनाया था। इन दोनों विचारधाराओं की में हमने जानकारी दी। हम यह भी जानते थे कि दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला था। उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत मॉडल से गहरे तौर पर प्रभावित थे। ऐसे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी और खुद कांग्रेस के नेहरू तक शामिल थे। अमेरिकी तर्ज के पूंजीवादी विकास के समर्थक या पैरोकार बहुत कम थे। आज़ादी के आंदोलन के दौरान एक सहमति बनी कि नेताओं को इस पसंद में यह सहमति प्रतिबिंबित हो रही थी कि राष्ट्रवादी नेताओं के मन में यह बात साफ थी कि आज़ाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकार से एकदम अलग होंगे।
आज़ाद भारत की सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगी। क्या करेगी और कौन कौन थे? ये राष्ट्रवादी नेताओं के मन में थी, ये बात बिल्कुल साफ थी कि वे अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकार से अलग होंगे और जो अंग्रेजी हुकूमत की संकुचित व्यापारिक हितों की थी उस पर काम नहीं करेंगे। आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी यह बात साफ हो गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। नेताओं में इन बातों पर बहस छिड़ी थी। कुछ औद्योगिकरण को उचित मानते थे तो कुछ की नज़र में कृषि का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी दूर करना प्रमुख था। तो इसी संबंध में भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की। इसकी स्थापना सन 1950 में मार्च सन 1950 में की गई थी। भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए की थी। यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता था और इसकी सिफारिशें तभी प्रभावकारी हो पाती थी जब मंत्रिमंडल उन्हें क्या करे, जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूर करे। इस प्रस्ताव के जरिए जिस प्रस्ताव के जरिए योजना आयोग की स्थापना हुई उसमें इसके कार्यों के दायरों का उल्लेख था। क्या क्या था? इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते थे और मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इसकी सिफारिशें लागू होती थी। भारत, अब इसके जो कार्य थे क्या क्या थे? भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह बात विशेष रूप से कही गई है कि राज्य एक ऐसी समाज रचना को बनाते बचाते हुए लोगों की भलाई के लिए प्रयास करेगा जहां राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावना से अनुप्राणित हों। राज्य अन्य बातों के अतिरिक्त अपनी नीतियों को इस प्रकार बनाएगा और अमल में लाएगा कि स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का बराबर अधिकार हो। समुदाय के भौतिक संसाधनों की मिल्कियत और नियंत्रण को इस तरह बांटा जाएगा कि उसमें सर्व सामान्य की भलाई हो और अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं किया जाएगा कि धन अथवा उत्पादन के साधन एकाध जगह केंद्रित हो जाएं और जन सामान्य की भलाई बाधित हो। भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था की स्थापना की। यह संस्था 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई और इसके उद्देश्य अभी हम आपको बता रहे थे कि स्त्री और पुरुष, और इसे इंग्लिश में नाम है इसका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसके प्रमुख उद्देश्य थे कि स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन, बराबर अधिकार, समुदाय के भौतिक संसाधनों की मिल्कियत और नियंत्रण का इस तरह से बंटवारा कि उसमें सर्वसामान्य की भलाई और अर्थव्यवस्था का संचालन ऐसा न किया जाए कि धन अथवा उत्पादन के साधन एकाध जगह ही केंद्रित हो जाएं और जन सामान्य की भलाई बाधित हो। अब ये बात आई कि नियोजन किस प्रकार से किया जाए। मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर सभी सहमत थे कि विकास का काम
निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता। सरकार के लिए जरूरी है कि विकास का एक खाका अथवा योजना तैयार की जाए। दरअसल अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 50 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। यूरोप महामंदी का शिकार होकर कुछ सबक सीख चुका था। जापान और जर्मनी ने युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था फिर खड़ी कर ली थी और सोवियत संघ 1930 और 40 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच शानदार आर्थिक प्रगति की थी। इन बातों के जरिए नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा बह रही थी। तो हम देखें कि योजना आयोग कोई आकस्मिक आविष्कार नहीं था। यह आम निजी निवेशक मसलन उद्योगपति और बड़े व्यापारिक उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं होते। वे एक खुली अर्थव्यवस्था चाहते थे जहां पूंजी के बहाव पर सरकार का कोई अंकुश ना हो, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। सन 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका या ग्रुप एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव रखा जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया। बॉम्बे प्लान के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? इसके उद्देश्य थे कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हो अथवा वामपंथी, उस वक्त सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। भारत के आज़ाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता अपनाए और कौन सी रणनीति अपनाए, यह फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई। बच्चों, बस आज इतना ही, और आप घर पर अभ्यास करें। अपने विषय शिक्षक से इस संबंध पे चर्चा करें। कहीं अगर आपको कठिनाई आती है शेष